नमस्कार दोस्तों, 16 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। नेशन सेलिब्रेट्स विजय दिवस टुडे। देखिए, इंडिया भी और बांग्लादेश भी आज की डेट में विजय दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर को जीता था इंडिया ने। बांग्लादेश उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान था। इस ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए थी और इस आज़ादी को दिलवाने में हमारी भारत की आर्मी ने उनकी मदद की थी। आज के दिन नरेंद्र मोदी साहब स्वर्णिम विजय मशाल जलाएंगे। ठीक है, 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है ये इंडिया पाकिस्तान के वॉर की। दिसंबर 1971 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ये वॉर जीता था, पाकिस्तान आर्मी को क्रश कर दिया था। ठीक है, और एक नया नेशन बांग्लादेश बना था और ये सबसे बड़ा सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का। 13 दिन के लिए जंग चली थी। 16 दिसंबर को ये जंग शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की आर्मी लेड बाय हिज जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया था। और जो मुक्ति बाहिनी थी, जो कि बांग्लादेश की लिबरेशन आर्मी थी, उसको मिल गया अपना ईस्ट पाकिस्तान, एक नई कंट्री बनी जिसका नाम था बांग्लादेश। तो आज के दिन होता क्या है? आज के दिन एक इनॉग्रल इवेंट होगा, नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में। 4 विक्ट्री मशाल्स जलाई जाएंगी एट द एटर्नल फ्लेम ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली। और इन मशालों को देश के अलग अलग हिस्सों में लेके जाया जाएगा। तो वो लोग जिन्होंने दिसंबर 1971 के वॉर में परमवीर चक्र जीता, महावीर चक्र जीता, उनके विलेजेस में इन मशालों को लेके जाएगा। उनके विलेजेस से मिट्टी लेके आई जाएगी और इस मिट्टी को जो नेशनल वॉर मेमोरियल है न्यू दिल्ली का, वहां पे प्लांट किया जाएगा। ये एक हिस्टोरिक फोटो है जहां पे ये नियाजी पाकिस्तान का जनरल हमारे जनरल्स के सामने सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन करता हुआ नजर आ रहा है। अगला न्यूज, यूएस इलेक्टोरल कॉलेज कंफर्म्स बाइडेन विन। देखिए, ट्रम्प साहब चिल्ला चिल्ला के परेशान है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो इलेक्शन हार गए। शायद वो अपनी हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई फाइनली जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसने जो बाइडेन को ऑफिशियली प्रेसिडेंट बोल दिया है। 270 का मार्क आराम से पास हो गया है जो बाइडेन का। कैलिफोर्निया के 55 वोट्स जो बाइडेन को मिल गए। ओवरऑल जो बाइडेन की टैली है वोट्स की, वो पहुंच चुकी है 306 पे। और आउटगोइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो टैली है वो 232 पे है। इससे रिलेटेड कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने आपको बताया है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रेसिडेंट की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना आमादा है प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे रहने के लिए? उनके खिलाफ कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन के केसेस पेंडिंग है, ये सब मैं कल की वीडियो में आपसे बातचीत कर चुका हूं। और इन केस अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो बाइडेन क्या क्या कर सकता है? तो बेसिकली यहां पे जो बाइडेन जी ने एक स्पीच देते हुए बोला कि इन दिस बैटल फॉर द सोल ऑफ अमेरिका डेमोक्रेसी प्रिवेल्ड। लोगों ने वोट किया, हमारे इंस्टीट्यूशंस इंटैक्ट है, हमारे इलेक्शंस की इंटीग्रिटी इंटैक्ट है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं ये गलत हैं, ये इलेक्शंस रिग्ड है। कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स में, खासकर 4 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जिसमें जॉर्जिया, कैलिफोर्निया ये सब हैं, वहां पे दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। ट्रंप ने बहुत से एक्विजिशंस लगाए हैं, बहुत से लॉ सूट्स को फाइल किया। 60 से ज्यादा लॉ सूट फाइल हुए हैं, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए हैं, बट ज्यादातर लॉ सूट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है जुडिशरी के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज 538 इलेक्टर्स होते हैं। इन 538 इलेक्टर्स को लोग डायरेक्टली चुनते हैं और इन टर्न दीज इलेक्टर्स ये प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है भाई, तो ये 538 इलेक्टर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे। और यहाँ पे कौन चुन के आया है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन साहब और वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस चुन के आई हैं। 20 जनवरी 2021 को दोपहर के 12 बजे इनको शपथ दिखाई जाएगी और 20 जनवरी 2021 से दे विल बी एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और डोनाल्ड ट्रंप से बोला जाएगा कि तुम निकलो व्हाइट हाउस। तो 19 जनवरी की रात काफी दुखद होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो कि आखिरी बार रहेंगे व्हाइट हाउस में। तो 20 जनवरी को तो व्हाइट हाउस उनको छोड़ना ही है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी मेन बातें कहना भूल गया दोस्तों। वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन के आप मेरी मदद भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो भाई, टर्की से एक डिसीजन निकल के आया कि वो जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया का, वो खरीदेंगे। अभी जैसे टर्की ने अनाउंस किया कि वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे, यूएसए ने काटसा सैंक्शंस को लगा दिया टर्की के ऊपर। अब सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि काटसा होता क्या है। तो बेसिकली दिस इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा एक्ट बोला जाता है। तो बेसिकली अमेरिका ने एक नेशनल लॉ पास किया था 2 अगस्त 2017 को, जिसको बोला था काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट।
इस एक्ट का सेक्शन 231 ऑथराइज करता है यूएस प्रेसिडेंट को कि कोई एक कंट्री अमेरिका के एडवर्सरीज के साथ कोई एक ऐसा बिजनेस डील साइन करती है जो कि अमेरिका के हित में नहीं है, तो उस कंट्री के ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास यह राइट है कि 12 सैंक्शंस में कोई भी 5 सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं जो सेक्शन 235 ऑफ द एक्ट में लिखे हुए हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों, आप जरा इंटरनेशनल उसमें सोचिए, इंटरनेशनल रिस्पेक्ट में सोचिए। रशिया एक ऐसा धोखेबाज देश है जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। जस्ट थिंक, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी रिसेंटली लड़ाई हो रही थी। आर्मेनिया बुरी तरीके से हारा। आर्मेनिया सीएसटीओ का पार्ट है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, और सीएसटीओ के प्रोविजंस के चलते अगर आर्मेनिया के ऊपर अटैक होता है तो रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको बचाना। अजरबैजान आर्मेनिया के खिलाफ पता है क्यों जीता है? क्योंकि अगर आप आर्मेनिया की लोकेशन को देखोगे तो आर्मेनिया के ईस्ट साइड पे आता है अजरबैजान, वेस्ट साइड पे आता है टर्की, और टर्की और अजरबैजान ने मिलकर से लड़ाई लड़ी थी आर्मेनिया के अगेंस्ट। मतलब टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया अजरबैजान को, और कहीं ना कहीं अजरबैजान स्ट्रांग हो गया और आर्मेनिया हार गया। तो टर्की एक ऐसी कंट्री है जिसका एक बहुत मेजर रोल रहा है आर्मेनिया को वॉर में हराने में, और इसी टर्की कंट्री को रशिया S-400 सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच रहा है। तो मतलब कि कुल मिला के यहां पे मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये समझ में आ रहा है कि दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। जिस समय पे वो इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई जाती है उस समय कोई और जियोपॉलिटिकल माहौल होता है। हो सकता है कि जब उस ट्रीटी के इंप्लीमेंट होने का समय आए तब कोई दूसरा जियोपॉलिटिकल माहौल हो। यही हो रहा है। सीएसटीओ के अंदर आर्मेनिया की मदद करनी चाहिए थी रशिया को, रशिया ने मदद करने से मना कर दिया, और आर्मेनिया को हराने में जिस कंट्री टर्की ने मेजर रोल किया उसी को मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच रहा है। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमारी देश की सरकार ने अमेरिका के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि आगे आने वाले जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में अगर चाइना यूएस से दोस्त हो जाते हैं और हमारी चाइना के साथ जंग छिड़ जाएगी तो डिफेंस एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, यूएसए मदद करने के लिए ना आएगा। समझ गए? फिर भाई इस काटसा एक्ट के अंदर क्या क्या एक्शंस ले सकता है अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी कंट्री के अगेंस्ट? तो भैया, जिस पर्सन के ऊपर या जिस एंटिटी के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उसको किसी भी प्रकार का लोन नहीं दिया जाएगा, उसके पास किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट नहीं भेजा जाएगा, उस कंट्री से या उस ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई इंपोर्ट अमेरिका के अंदर आता है तो उसको इंपोर्ट बैंक ऑफ अमेरिका से किसी भी प्रकार का कोई असिस्टेंस नहीं मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की गुड्स और सर्विसेज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी या कुछ केसेस में उस कंट्री से नहीं खरीदेगी, और सैंक्शन पर्सन्स को वीजा भी नहीं दिया जाएगा। खासकर इस तरीके के जो सैंक्शंस हैं वो ईरान और रशिया के केस में यूएसए लगाता है, क्योंकि यूएसए का एक बड़ा फो है ईरान और रशिया, ऐसा यूएसए का मानना है। और कोई भी अगर ईरान और रशिया के साथ एक लिमिट से ज्यादा दोस्ती करेगा तो यूएस के नेशनल लॉ के हिसाब से उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। किसके अंदर? काटसा एक्ट के अंदर। तो यही किया है। तो जो नाटो अलाई है टर्की, अब नाटो का मतलब क्या है कि अगर टर्की के ऊपर अटैक होता है तो यूएस उसको बचाने आएगा। टर्की ने रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे, जिसके चलते यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने अनाउंसमेंट किया है कि यूएस सैंक्शंस लगा रहा है टर्की के ऊपर अंडर सेक्शन 231 ऑफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा एक्ट। और इस चीज के बाद न्यू दिल्ली में भी अलार्म बेल बजी है, क्योंकि हमने भी S-400 का ऑर्डर प्लेस कर रखा है। हालांकि बहुत मुश्किल है कि इंडिया के ऊपर इस प्रकार का कोई काटसा एक्ट लगे, क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। ये सैंक्शंस किसके ऊपर लगाए गए? तो टर्की की जो मेन डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जिसका नाम है द प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज, एसएसबी के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएस के द्वारा। ठीक है भाई, क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि एसएसबी ने रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट, ROE, जो कि रशिया की मेन आर्म्स एक्सपोर्ट एंटिटी है, जो कि S-400 सिस्टम्स बना के टर्की को भेजेगी, यही एंटिटी इंडिया को भी ये 400 सिस्टम्स भेज रही है, S-400 सिस्टम्स। ठीक है भाई, तो क्या क्या बैन्स लगाए गए हैं? तो भैया एसएसबी की जो सैंक्शंस हैं, तो यूएस एक्सपोर्ट लाइसेंसेस एंड ऑथराइजेशन फॉर एनी गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इस प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज को यूएस के किसी भी टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, यूएसए में कोई डिफेंस प्रोडक्ट या कोई डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये सब बातें बोली गई। फिर यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का असिस्टेंस नहीं मिलेगा उन एक्सपोर्टर्स को जो किसी भी प्रकार से प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज टर्की के साथ कोई भी डीलिंग रखते हैं। इंटरनेशनल लोन्स जो प्रोवाइड करता था यूएसए, वो कोई भी लोन जो कि प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करता है उसको लोन नहीं मिलेगा। कंट्री पे ये सैंक्शन नहीं लगे हैं। प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज करके जो ऑर्गेनाइजेशन है टर्की का,
इसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। और एसएसबी के जो डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है इस्माइल दमीर, इनको अब वीजा भी नहीं मिलेगा यूएसए का। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। हालांकि टर्की पे इसका उसको असर पड़ेगा, इस चांस के चांसेस काफी कम है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में काम आएगा। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये सब जो सैंक्शंस और स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, एक ऐसी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं जो कि आउटगोइंग है। आगे आने वाली सरकार इन सब चीजों के ऊपर क्या व्यू पॉइंट रखती है, ये समय बताएगा। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही है, मियावाकी मेथड ऑफ अफॉरेस्टेशन। देखिए, मनसा यूनिट ऑफ पंजाब स्टेट पुलिस डेवलप कर रही है मियावाकी फॉरेस्ट को, और बेंगलुरु की हेनागरा लेक में भी मियावाकी फॉरेस्ट को डेवलप किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि भाई मियावाकी फॉरेस्ट है क्या? बेसिकली जापान में मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन को डेवलप किया गया, जिसको बोला गया मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट में क्या होता है कि देखिए, बड़े लेवल पे अगर आपको डेंस फॉरेस्ट पैदा करने हैं तो बहुत मुश्किल है। बड़े लेवल पे डेंस फॉरेस्ट पैदा करने में 200-300 साल लग जाते हैं। लेकिन मियावाकी फॉरेस्ट की टेक्निक से एक कंपैरेटिवली छोटे इलाके में आप 20 से 30 सालों में डेंस फॉरेस्ट को पैदा कर सकते हो। आज की डेट में जब अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो भैया डेंस फॉरेस्ट को आप एक बहुत बड़े स्केल पे पैदा करो, इसके चांसेस बहुत कम है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जैसे फॉरेस्ट तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन छोटे स्केल में आप ऐसे फॉरेस्ट बना सकते हो। खासकर ये जो फॉरेस्ट है, अगर आप इनको अर्बन एरियाज में एक प्लांट तरीके से बनाते हो तो ये ग्रीन कवर को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक में अफॉरेस्टेशन किस तरीके से किया जाएगा? सैपलिंग्स को प्लांट किया जाएगा एक स्मॉल एरिया में, और कुछ इस प्रकार से उनको ग्रो किया जाएगा कि वो उसी स्मॉल एरिया में डेंस फॉरेस्ट में बदल जाए। 20 से 30 सालों में डेंस फॉरेस्ट बन सकते हैं। ग्रीन कवर जबरदस्त लेवल का प्रोवाइड करेंगे। स्पेस रिक्वायरमेंट भी कम है। वीड फॉर्मेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि जो कैनोपी होगी इन फॉरेस्ट की, उस सनलाइट को नीचे तक नहीं पहुंचने देगी, और वीड फॉर्मेशन में सनलाइट की जरूरत होती है। तो जब वीड फॉर्मेशन नहीं होगा तो ओवरऑल इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कम होगा। इसको एक और नाम दिया जाता है पॉटेड सीडलिंग मेथड। यहां पे टेक्निक क्या है? दिस टेक्निक इज यूज्ड टू क्रिएट डेंस मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट। इट इज नेम्ड आफ्टर जापानीज बोटेनिस्ट हु डेवलप्ड द मेथड। आपको ये काम कैसे आएगा? याद रखिएगा कि भैया एफॉरेस्टेशन में इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से लड़ने के लिए जो नई टेक्निक्स इवॉल्व की जा रही हैं, उसमें मियावाकी मेथड है, जहां पे एक छोटे इलाके में पेड़ों को 10 गुना तेज बढ़ा के, यानी पहले जो डेंस फॉरेस्ट 200 से 300 सालों में एक बड़े इलाके में बनते थे, छोटे इलाके में 20 से 30 सालों में बनाए जा सकते हैं डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, सैपलिंग्स को छोटे लेवल पे प्लॉट करके, किसके थ्रू? पॉटेड सीडलिंग मेथड के थ्रू। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से लड़ने के लिए मियावाकी मेथड एक गेम चेंजिंग मेथड है। इंडिया में क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। तो मनसा यूनिट ऑफ पंजाब इसको इंप्लीमेंट कर रही है। बेंगलुरु की हेनागरा लेक है, वहां पे भी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और जो केरला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसने भी अडॉप्ट किया है मियावाकी अफॉरेस्टेशन मेथड को टू बी यूज्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेज एंड इट वेस्टलैंड्स। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएंगे, अंडर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो ये थी आज की न्यूज। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। मैं डेली बेसिस पे इसलिए लेके आ रहा हूँ। जो व्यूज है थोड़े स्टैग्नेंट हो गए, 1500-2000 से ज्यादा व्यूज नहीं जा रहे हैं एडिटोरियल के, करंट अफेयर्स के। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।